Hi guys, I hope you all are doing amazing. So let us now complete chapter number 19. Okay, so हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ देख लिया था. अब हम देखने वाले चेंजेस इन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद अब इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिखती थी, उसके फीचर्स क्या क्या है. हमने काफ़ी देख लिया ऊपर, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. नाउ विल सी कि इसके बाद में व्हेन वी फाइनली गॉट इंडिपेंडेंस तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिख रही थी. So a new era began in India's history after its independence. Obviously, so because the governance of India became the responsibility of its people, unlike the British government, the aim of government of India was to take India towards a higher level of development and achieve welfare for all its citizens. Of course, Britishers never wanted कि हमारा जो इंडिया है वो ग्रो करे, बट इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो ऑफकोर्स चाहती थी कि इंडिया ग्रो करे और एक हाई लेवल पे जाए. By the end 2010, the government of India has completed more than 60 years of governing India. ठीक है, तो अभी 2010 तक अगर हम बोले या 2022 तक अगर हम बोले तो it is more than 70 years now. Okay, so this is long enough time to make an evaluation and accordingly describe main features of Indian economy. अभी क्या हालात है इंडिया के वो हम डिस्कस करेंगे. Of course, negative side है थोड़ा. Low level of per capita income, slow growth of per capita income, heavy population pressure, existence of poverty, and if you don't know, India finally first पे आ चुका है. That's not a good news, but in terms of population, China was the first one and India was the second one. And अब ऐसा हो चुका है कि India first position पे आ चुका है. मतलब कितना population हो चुका है, and I'm sure this is not a good thing. ठीक है, जिस हिसाब से इतना कम एरिया के हिसाब से लोग कुछ ज़्यादा ही है. So this is not a good thing, but yeah, this is what it is seen now. Next is slow growth होता है, ठीक है, heavy population. हम features डिटेल में देखने वाले. Let us discuss them one by one. Low level of per capita income. सबसे पहले per capita income होती क्या है. Per capita income is calculated by dividing national income by population. तो जितना भी टोटल इनकम आ रहा है नेशनल इनकम, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे फिगर को पॉपुलेशन से, सो हमें पता चल जाएगा पर कैपिटा इनकम क्या है. से नेशनल पूरा जो इनकम आ रहा है 1 लाख का आ रहा है, ठीक है, या मैं ले लूँ 10 लाख का आ रहा है, और 1 लाख जितना पॉपुलेशन है. सो हम इससे पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं. तो अगर मैं निकालूँ तो आंसर आएगा 10. तो पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई 10. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एक इंसान जो है वो 10 लाख कमा रहा है, एवरेज आ रहा है. सो यहाँ पे अभी पर कैपिटा इनकम गिव्स द आइडिया ऑफ इनकम अर्नड ऑन एन एवरेज बाय एन इंडिविजुअल. तो इससे पता चलेगा कि एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमाता है. इससे एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा. मतलब अगर हम क्लास में जैसे मार्क्स का एवरेज लेते हैं, हमने पहले के चैप्टर्स में देख रखा है, राइट, मीन कैसे निकालते हैं और से एवरेज कैसे निकालते हैं. तो ये भी एवरेज ही है, पर इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड पॉपुलेशन. कैसे निकाला जाता है, हम पूरे क्लास के मार्क्स ले लेते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं, तो इसमें हमें एक एवरेज फिगर निकल पा रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल पा रहा है, पर कैपिटा इनकम आ रहा है. मतलब हमें टोटल इनकम ले लेनी है पूरी कंट्री की, डिवाइड बाई कितने लोग हैं. इससे हमें ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट नंबर कितना कमा रहा है एक इंसान, पर इससे हमें एक एवरेज पता चल जाएगा. तो 2009 और 10 की अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम कितना था, 33,731. तो अगर हम मंथ की बात करें कि एक महीने का, तो 2,811. अगर पूरे साल का देखें, ओके दिस इज ऑफ होल ईयर, ओके सो दिस इज नॉट गुड. अगर 1 मंथ का होता तो फिर भी ठीक होता, बट 33,731 दिस इज ऑफ होल ईयर, यानी कि 12 मंथ्स का निकलता है. क्योंकि हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन पूरे साल का लेते हैं, टोटल इनकम पूरे साल का लेते हैं. ठीक है, नेशनल इनकम साल वाइज निकाली जाती है, तो पूरा इनकम हम साल का लिए. दैट इज, अगर फिगर्स यहाँ दिए हुए नहीं है, डायरेक्टली पर कैपिटा इनकम दे दिया है, पर जो भी फिगर लिया होगा पूरे साल का नेशनल इनकम लिया है, डिवाइड बाई कितना पॉपुलेशन रहा, ठीक है, और उससे हमारा आ गया 2009 और 10 का कितना था. मतलब 9 to 10 यानी कि 2009. ये 2009-10 क्यों लिखा होता है, दिस इज गिवन इन फाइनेंस के जो कैलेंडर में देखा जाता है वैसे, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है. पर अगर हम नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हम बोल सकते हैं ये 2009 का फिगर दिया है. तो 2009 के हिसाब से पर कैपिटा इनकम पूरे साल का 33,731 है, विच इज़ वेरी लेस. कैन यू इमेजिन. मतलब 2009 और 10 का तो फिर भी ठीक है, पर अभी के हिसाब से भी कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है. ओके, सो आई एम गिविंग यू फॉर दिस योर होमवर्क. आपको निकाल के आना है, ऑनलाइन आपको ऑफकोर्स मिल जाएगा. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि
21-22 का, ये 2022-23 का, ओके आई कीप इट फॉर 2021-22, तो आपको 2021-22 का निकालना है कि पर कैपिटा इनकम कितना था. इजीली यू कैन गूगल इट, ठीक है. इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो तो आपको होमवर्क ज़रूर करना है और लेट मी नो कि 2021 to 2022 यानी कि 2021 का पर कैपिटा इनकम कितना था. एंड यू विल सी कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं है, काफ़ी लोग गरीब भी है, तो अगर हम उनको ले लेते हैं तो एवरेज उस वजह से कम हो जाता है. और मंथ वाइज निकाले 2811 आ रहा है, विच इज़ अगेन वेरी लेस. सो दिस अमाउंट इज़ वेरी लो टू लीड अ डिसेंट लाइफ. अ पर्सन नीड्स अ रूम टू लिव, clothes and dress material to wear and food to eat. All these things have to be purchased on the market by paying some price. Even if a person has his or her parental house to stay where he does not pay rent, he still needs money to buy clothes and food. यहाँ पे क्या बोला है कि हमें कोई भी सामान खरीदना ऑफ कोर्स मार्केट में जाके, तो हमें उसके लिए पैसे लगते हैं और ये हमारी इनकम ही तो है, ठीक है. तो हम कैसे उसको सफिशिएंट होगा क्या, ये ऑफ कोर्स नहीं होगा. अगर चलो हमें पेरेंटल हाउस, किसी ने आर्ग्यूमेंट लाया सपोज कि हमारे पास तो पेरेंटल हाउस है, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को उनके नाम पे घर वर कर देते हैं, तो उस वजह से उनका काफ़ी रेंट बच जाता है. बट अगेन उनके जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको जो कपड़े खरीदने होते हैं, खाना लेना होता है, ये सब सामान जो होते हैं उसके ऑफकोर्स एक्सपेंसेस लगते हैं. एंड अभी के टाइम पे आर एक्सपेंडिचर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो इस वजह से ये सफिशिएंट नहीं है अमाउंट. ओके, सो 2009-10 के हिसाब से भी दिस वॉजंट अ सफिशिएंट अमाउंट. ऑफकोर्स 2800 इज ए वेरी लेस अमाउंट. तो क्या हुआ, फर्स्ट फीचर क्या है इंडिया का, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट इज लो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम. ऑफकोर्स पर कैपिटा इनकम इज लेस, ओके, बट इसका जो ग्रोथ हो रहा है वो भी बहुत कम हो रहा है. मतलब अगर आप 2009-10 पे जाओगे तो आप देखोगे बहुत कम ही डिफरेंस आया है, ठीक है. सो इससे हमें पता चलता है कि दिस इज अगेन नॉट ग्रोइंग सो फास्टली. लोग मतलब वैसे ही ये ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है. India's per capita income is not only low but also growing very slowly. Growth refers to increase over time. ठीक है, ग्रोथ मतलब क्या होता है, कितना इंक्रीज हुआ. Why we want our income to increase every year? अब हमें क्यों चाहिए कि हमारा इंक्रीज हो इनकम. ऑफ कोर्स सिंपल रीजन इज दैट हमारे वांट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. एज वी ग्रो एज एन इंडिविजुअल, तो हमारे जो वांट्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं. हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें और अच्छी चीज़ें या हमें और बेटर चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है. सो हमारी वांट इंक्रीज होती जा रही है और ऑफकोर्स जो प्राइस है मार्केट में वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. सो यही दो रीज़न है, हम देखेंगे डिटेल में. फर्स्ट इज की वांट इंक्रीज हो रही है. इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द एक्स्ट्रा वांट्स वी नीड मोर इनकम. टेक फॉर एग्जाम्पल ऑफ योर ओन केस. डोंट यू वांट टू वॉच अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल? डोंट यू वांट टू वेयर नाइस ड्रेस? Don't you want to eat in hotel? Don't you want to watch an IPL cricket match in a stadium? Don't you want to study in a college? Don't you want a mobile phone for yourself? और ऐसे करके इंक्रीज होगा. अगर आप कंपेयर करो तो जब हम छोटे थे तब हमेशा इतना मोबाइल फ़ोन नेसेसिटी नहीं था, पर अभी के टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स हैज़ बिकम अ नेसेसिटी. तो ऑफकोर्स ये हमारी इस वजह से वांट इंक्रीज हो रही है. आप एग्जांपल लो कि आपको जब आप छोटे थे तब आपको इतना नहीं पता चलता था कि आपको होटल में खाना है ये वो, पर अगर आप अभी देखोगे तो आपका हो सकता है आपकी जो इच्छा होती है, वांट है, वो इंक्रीज़ हो रही है कि अब हमें होटल में भी जाना है, हमें बर्थडेज अच्छे वे में सेलिब्रेट करने हैं. ओके, सो दीज आर ऑल अवर वांट्स और इस वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. सो you need more income than before to satisfy these wants. Now second reason क्या है हमारे slow growth होने का per capita income कि another reason for earning more income is that prices of goods you buy in the market are also increasing. जो price है goods के वो भी over the time increase होते जाते हैं. So you may have to pay more money for the same goods and service you consume. Recently the prices of petrol and diesel were increased. ये पुराना example दिया हुआ है पर अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ increase हुए हैं. In Delhi, the price was increased by around 5 per litre. And suppose a person runs a truck from Delhi to Shimla carrying shoes. He sells shoes in Shimla market at the rate of 300. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि सपोज दिल्ली में क्या हुआ, प्राइस बढ़ा 5 पर लीटर से, और एक है, ठीक है, पर्सन है जो क्या कर रहा है, दिल्ली टू शिमला वो शूज़ लेकर जाता है बेचने के लिए, ठीक है. मतलब दिल्ली टू सप्लाई होते हैं, शिमला जाते हैं और एक शूज़ का प्राइस है 300. नाउ इसका कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है. एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बिफोर द राइज इन प्राइस वॉज अराउंड 3100 पर ट्रिप. उसका डीजल के प्राइस में जब इंक्रीज नहीं हुआ था तो उसको टोटल ट्रिप के पैसे 3100 रुपीज़ लग जाते थे, ठीक है. पर जब से डीजल में इंक्रीज हुआ है प्राइस में तो अब उसका जो 3700 हो गया है, मतलब उसका जो टोटल खर्चा है वो 600 से इंक्रीज हो गया.
क्यों? क्योंकि डीजल का प्राइस बढ़ा तो ऑफकोर्स उसको ट्रक चलाने के लिए डीजल चाहिए और इस वजह से उसका ओवरऑल कॉस्ट में इंक्रीज आ गया बाई 600. वन वे ऑफ इंक्रीजिंग price of pair of shoes from 300 to say 325. If you are staying at Shimla and buying shoes, then you have to pay 25 more for a pair than before. तो where from you get the extra money? अब हमारे पास क्या ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं कि आप कैसे वन वे क्या है प्राइस इंक्रीज कैसे कर सकते हैं कि एक शू पेयर का उसको 25 रुपीज़ बढ़ा देना चाहिए. ठीक है. अब हमें इमेजिन करना है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर प्राइस बढ़ गए तो हम ये कहाँ से लाएंगे. हमारी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए तभी हम प्राइस ज़्यादा पे कर पाएंगे. एंड देयर फोर ये क्या एक तरीके से शो कर रहे हैं कि यू नीड मोर इनकम. तो या तो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं. दो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. आपके पर कैपिटा इनकम स्लो ग्रोथ हो रहा है. फर्स्ट इज कि हमारी जो वांट्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. ठीक है. हमारी जो वांट्स है वो इंक्रीज हो रही है. पहले हमें कम चीज़ें चाहिए थी पर नाउ आवर वांट्स आर इंक्रीजिंग एज वी ग्रो. ठीक है. सेकेंड रीज़न इज दैट जो मार्केट में प्राइस है गुड्स का वो भी इंक्रीज हो रहा है. सिंस प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है मार्केट में सो इससे भी क्या हो रहा है हमारी जो इनकम है वो कम पड़ रही है. योर इनकम मस्ट इंक्रीज टू एडजस्ट दिस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर. Since you spend on other goods as well and prices of other goods are also increasing in a similar fashion, your income must increase. Now, in short, इसमें क्रक्स क्या बोला है, इसका बेसिक क्या बोला जा रहा है यहाँ पे क्या what they want to convey is कि सबसे पहले हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलरेडी कम है. सेकेंड इज जो ग्रो हो रहा है वो भी कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है जिस वजह से हमारी इनकम कम पड़ रही है जितनी हम कमा रहे हैं. बट आयरनिकली द पर कैपिटा इनकम इंडिया इज नॉट इंक्रीज इन द डिजायर्ड मैनर. मतलब जितने हमारे फास्ट एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं उतना फास्ट इनकम नहीं बढ़ रही है. वी जस्ट टोल्ड दैट इंडियाज पर कैपिटा इनकम वाज 33,731 इन ईयर 2009 and 10. डू यू नो व्हाट अमाउंट वाज देयर इन 2008 and 9? मतलब हम कंपेयर करें तो 8 और 9 में इट वॉज 31,801. तो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है हमारा यहाँ पे 1930. ठीक है. और कितना एक मंथ का कितना इंक्रीज हुआ 160 हुआ. ये कैसे कैलकुलेट किया. आपका जो 1930 आया उसको आपको डिवाइड करना है बाई 12. So when you divide 1930 by 12 you get 160. सो ये जो 160 का इंक्रीज हुआ मंथली इसमें अगर हम एग्जाम्पल ले शूज़ वाला तो 25 तो हमें शूज़ के लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़े. तो क्या आपको लगता है कि 160 इज सफिशिएंट? सो ऑफकोर्स नॉट. दिस इज नॉट सो सफिशिएंट. यहाँ पे हमें अलग अलग 2 ईयर की दी हुई है. तो यहाँ पे हमें पर कैपिटा इनकम दे दी 2 ईयर की. बाकी आपको होमवर्क में ऑफकोर्स 2021-22 का पर कैपिटा इनकम सर्च करके मुझे बताना है इन द कॉमेंट्स कि क्या था. तो हम कंपेयर करेंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है. ओके. और ग्रोथ कितना हुआ यहाँ पे एक साल का डिफरेंस में सिर्फ 160 रुपीज़ का ग्रोथ है. नाउ थर्ड रीज़न के अगर हम आगे जाए कि थर्ड रीज़न क्या है स्लो ग्रोथ होने का पर कैपिटा इनकम. फाइनली वी वांट आवर इनकम टू ग्रो बिकॉज वी मे वांट टू हेल्प ईच अदर एट टाइम्स ऑफ नीड्स और टू प्लीज ईच अदर. Let us not forget that we live in a society with our relatives, friends, and others. We need each other's help and cooperation all the time. Have you ever helped a friend who was in need? You may want to help a poor person. You may want to purchase a book for a needy friend. You may want to buy chocolates for your brother, sister. In all these cases, you need more money after taking care of your needs. But if we are not able to earn more, then how will we satisfy others' want? ठीक है. तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हम देख सकते हैं. एग्जाम्पल मैंने लिया कोविड-19 का. काफ़ी बार ऐसा हुआ था कोविड-19 में हुआ था या काफ़ी टाइम ऐसा होता भी है कि जब एकदम नेसेसिटी आती है जब हमें दूसरों की भी हेल्प करनी पड़ जाती है. ठीक है. हम इन जनरल भी कहीं बाहर जाते हैं अगर हमें कोई पुअर दिख जाता है तो कई बार हम उनको पैसे दे देते हैं. ठीक है. दैट्स नॉर्मल. आप लोग भी देते होगे अपने पेरेंट्स के साथ. व्हेन यू गो आउट द पेरेंट्स टेंड टू गिव मनी टू पुअर पीपल. ठीक है. सम गिव सम डज नॉट गिव. या हम कोई अपने फ्रेंड्स को हेल्प करते हैं बाय गिविंग देम बुक चाहिए उनको. ठीक है. या उनको से कोई चॉकलेट्स दे दी हमने बर्थडे पे गिफ्ट्स दे दिए. So the list goes on. We tend to give our siblings also. Say कोई sister है brother है. We tend to give them chocolates. So in short what they want to say is कि हमारे खुद के suppose wants इतने हैं. ठीक है. We have wants of say मैं बहुत छोटा example लेती हूँ 100 रुपीज़ के हमारे wants है monthly और उसके ऊपर additional हमने 50 wants 50 रुपीज़ की और wants हमें monthly for our siblings और friends. तो हमारा खुद का वांट भी फुलफिल होना ज़रूरी है. उसके बाद ही हम किसी को हेल्प कर पाएंगे. एंड देयरफॉर वी नीड मोर इनकम. थर्ड पॉइंट इज ये थर्ड फीचर क्या है अभी
इंडिया का heavy population pressure. India's economy is overpopulated. It has grown by more than 3 times in last 60 years. At the time of independence, in 1947, the population was 350 million. According to 2011 census, India's population stands at 1.21 billion. It is second only to China in the world and may even overtake China in future. And this is the current scenario. As I told you, कि अभी India has overtaken China already. Why are we worried about high population? Very simple. More people means more mouths to eat. This implies that more food grains to be produced. Since population is increasing every year, more food grains must be produced every year. अब लोग ज़्यादा होंगे तो उनको खाना ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है? And therefore इससे क्या होगा, ज़्यादा इनकम भी चाहिए होगी. This is not an easy task because the land area meant for cultivation is not increasing proportionately. So, if food grain does not match with increase in population, then availability of food grain per head or per capita supply of food grain will fall. Taking the whole of, I think यहाँ पे W आना चाहिए. They have done it wrong. यहाँ W आना चाहिए. This is whole वाला whole, पूरा complete वाला. So correct this. WHOLE. Okay. So whole of India as one family. This further means that each member of the family will be have less food to eat. Is it not alarming? Of course, ये हमारे लिए खतरनाक वाली सिचुएशन है अगर हर किसी को खाना ना मिले. Besides food, more population means more clothes. मतलब हर चीज़ बढ़ जाती है. As you see, अगर people ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके जो necessities है वो भी बढ़ जाएंगे और उनके जो wants है वो भी of course increase होंगे. So more food, more clothes, more expenditure in education and health services, more houses, roads and whatnot. Who will provide it? Is our government bestowed with sufficient resource to provide all these facilities? Bestowed मतलब क्या, इतनी blessed है गवर्नमेंट की, इतना पैसा है कि हमें दे सकती है सारी फैसिलिटीज़? मे बी नॉट. ऑफकोर्स ये कोई ऐसा नहीं है कि फ्री में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सारी फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज मिले जो वो हमें पास ऑन कर सके. अदरवाइज देर वुड नॉट हैव बीन स्लम्स इन सिटीज एंड बेगर्स ऑन द स्ट्रीट्स. और अगर इतना होता तो ऑफकोर्स पुअर पीपल हमें देखने को नहीं मिलते. So it is not a good sign कि population grow हो. The positive thing about India's population is that number of young people is very high as compared to other nations in the world. About half of India's population is in the age group of 0 to 25 years. पर एक अच्छा पार्ट ये है कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और ऑफकोर्स यंग पॉपुलेशन होती है तो उससे क्या होता है कि इनकम जनरेट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं. ये अगर ओल्ड और छोटी पॉपुलेशन होती है, सी अगर किड्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर एज्ड लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो लोग अर्न नहीं कर सकते एज हाई एज यंग पीपल कैन डू. सो अराउंड 78.5 crore of 121 crore people belong to below 35 years of age. What does this mean? Youth are full of energy and strength and expected to perform better as they have ability to work more. It also indicates low dependency ratio. यानी कि वो लोग किसी पे डिपेंड होते नहीं है. अल्टीमेटली इससे क्या हो जाएगा, लो डिपेंडेंसी रेशियो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. से हेल्थ हो गया या इनकम हो गई तो वो लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं. दे कैन अर्न वेल. डू यू नो विच आर द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स इन इंडिया? और कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया और बिहार हो गया. It is interesting to know that population of UP is almost equal to that of Brazil, which is one of the largest countries in the world as per land area. जिसका लैंड एरिया इतना ज़्यादा है कंट्री का, उतना हमारे सिर्फ एक स्टेट का पॉपुलेशन है. सो दिस इज सो हाई. सिर्फ एक स्टेट दैट इज यूपी, उसका पॉपुलेशन इज इक्वलेंट टू पूरे कंट्री का पॉपुलेशन. सो दिस इज अगेन नॉट अ गुड थिंग. वाइल महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है वो मेक्सिको जितना इक्वलेंट है. सो अगेन नॉट अ गुड थिंग. In fact, total of India's population almost equal. Combined population कितने का हो रहा है? यूएस, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश. मतलब अगर आप 5 to 6, ठीक है, वी हैव टेकन 5 to 6 नेम्स, तो ये 5-6 कंट्रीज जब हम ऐड करेंगे तब जाके इंडिया का पॉपुलेशन होता है, जबकि एक स्टेट का तो इक्विवेलेंट सिर्फ एक कंट्री से ही हो रहा है. सो दिस इज नॉट अ गुड, राइट, मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन है. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ पोवर्टी. Poverty, you know, right? गरीबी होना. Nearly 1/3 of world's poor live in India. See the beggars on the streets, the slums in towns and cities, children working in the field or in the streets like dhaba, and employed in houses or in factories. These are visuals of poverty in the country. See, table 3 below. More than 30 crore of India's population suffer from poverty, which is about 27.5%. Out of these, more than 22 crore live in rural area. The rest live in urban area, that is town and city. तो 1/3 जितना पॉपुलेशन है वो पुअर है कंट्री का.
अमॉन्ग वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया ओडिशा इज मोस्ट अफेक्टेड बाई पॉवर्टी। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, जैसे एग्जाम के लिए जो मोस्ट पॉपुलेटेड हो गया, ठीक है, या मोस्ट पॉवर्टी हो गई, वो सारी चीज़ यू कैन बी आस्क्ड एमसीक्यूज के फॉर्म में। सो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलस जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स है उनका आपको नाम याद रखना है, ठीक है। यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, और अगेन ये 5 कंट्रीज़ के नाम याद रखो तो अच्छा कि कौन सी कंट्री इक्विवेलेंट है इंडिया के पॉपुलेशन से। एंड पॉवर्टी में अगेन यू कैन रिमेंबर नेम ऑफ ओडिशा, ठीक है, वहाँ पे पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है। बिकॉज द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज 46 विच इज़ हाइएस्ट। इट इज़ फॉलोड बाई छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, सब रखना पॉसिबल नहीं है याद, बट जो मोस्ट है वो आपको याद रखो तो अच्छा है इन केस यू आर आस्क्ड ऑन इट। सो वी हैव गिवन द इंफॉर्मेशन कि कौन से स्टेट है और कितने परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल है उधर, एंड टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल कितने हैं। यू डोंट हैव टू लर्न इट, ऑफ कोर्स आपको लर्न नहीं करना है ये, बट जो हाईएस्ट अगर याद रहे तो गुड फॉर यू, राइट। When you study table, what do you make out? Percentage of poor people tells about how many percent out of 100 are poor, while total number of poor people is the absolute number. See, Odisha has 179 lakh poor people, which is very less than 590 lakh in UP. But in Odisha, nearly 46 out of 100 are poor. मतलब in short हम percentage के फॉर्म में देख रहे हैं। ओडिशा में पुअर पीपल कितने हैं, 179 लाख है, और अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो 46% बन रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 91 लाख पुअर है, ठीक है। एंड अगर वो परसेंटेज में देखें तो अगेन 41 लाख है। तो इस वजह से ओडिशा ऊपर आ जाता है कि नंबर ऑफ पुअर पीपल बहुत ज़्यादा है, भले ही परसेंटेज में इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम टोटल से निकालते हैं, तो ऑफकोर्स छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलेशन होगा वो भी कम होगा, तब जाके इसका जो परसेंटेज आया है वो इतना आया है। एंड ऑफकोर्स इसका आसपास ही होगा छत्तीसगढ़ जितने पॉपुलेशन का, पर उसमें से भी पुअर पीपल है वो ज़्यादा है, सो देयरफॉर इसका परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल ज़्यादा हो जाता है। सो अगेन ये सारा नंबर्स में लिखा हुआ है जो हमने ऊपर देखा। ओके, सो ओडिशा, ये यू हैव टू रिमेंबर, इज मोर अफेक्टेड बाय पॉवर्टी दैन यूपी। भले ही यूपी का पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकता है, पर उसमें पुअर पीपल इतने ज़्यादा नहीं है, इन शॉर्ट यू हैव टू रिमेंबर। एंड ओडिशा में पुअर पीपल ज़्यादा है, भले ही उसका पॉपुलेशन कम है यूपी से। Poverty is a curse on humanity. A poor person cannot afford his or her daily needs or necessity to buy from the market. He or she is not able to eat even 2 square meals a day. 2 square meal मतलब 2 टाइम की रोटी, ठीक है, मतलब सुबह और शाम एटलीस्ट 2 meals जो होती है वो भी नहीं मिल पाती. Nor she or he can wear proper clothes. A poor person has no shelter to live or has kacha house. It is difficult for him or her to get education, healthcare and etc. Why does this happen? ना ये क्वेश्चन मैंने देखा था, कोई तो एग्जाम में आया था, आई डोंट रिमेंबर, अभी रिसेंट वाले पेपर में था और व्हाट, बट येस आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स कि ये आया है कि क्या रीज़न है, रिसेंट में ही था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद येस रिसेंट वाले पेपर में ही था कि क्या रीजंस है फॉर पॉवर्टी. सो देयर कुड बी मेनी रीजंस. First is a person affected by poverty is either unemployed or on very small amount of income from his or her current occupation which is insufficient to fulfill his or her basic need. First reason क्या हो सकता है कि वो क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है करने को, ठीक है, या वो कोई काम नहीं कर रहा है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी मतलब काम नहीं कर रहा है जिससे उसे पैसे कमा सके, या वो कर तो रहा है पर उसका जो पैसे कमा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब बहुत कम कमा रहा है. फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि उसके पास इनकम नहीं है या इनकम है पर बहुत कम है. Second is person must be subjected to exploitation by others on the basis of caste, religion and gender. हो सकता है उसके कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या उसको काम नहीं दिया जा रहा है या उसको बहुत कम अमाउंट दिया जा रहा है, ठीक है. थर्ड रीजन क्या हो सकता है, पर्सन हैज बिकम पुअर बिकॉज ही और शी हैज नॉट गेट एनी प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लैंड. इंडिया में बहुत कॉमन है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टीज देते हैं, ठीक है. सो आफ्टर देयर डेथ देयर किड्स कैन टेक दैट प्रॉपर्टी. सो काफ़ी लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता है और उस वजह से उनको पूरा स्टार्ट करना पड़ता है, अपना खुद का अर्निंग खुद ही करना पड़ता है, ठीक है, उनके पास कोई बेस नहीं होता है. सो दोज हु हैव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उनको एक एडवांटेज मिलता है जो दूसरों को नहीं मिलता है. मतलब वेग है थोड़ा पर ठीक है. अगेन वन मोर रीज़न ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि इंडिया में बहुत कॉमन है ये चीज़, अभी इतना नहीं होगा पर पहले के टाइम तो बहुत कॉमन थी कि जो एंसेस्टर्स होते थे वो अपने बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ते थे. Fourth is perhaps the efforts of government have not been effective. Corruption and slow pace of decision making in government are obstacles in removing poverty.
गवर्नमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि गवर्नमेंट इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही कि कैसे पॉवर्टी हटाई जाए. However, existence of poverty is not the failure of government alone. और of course ये अकेले गवर्नमेंट की गलती नहीं है, but also failure of people and society at large who should help each other and cooperate so that everyone can lead a decent life. तो हम भी अगर सिर्फ हमारा सोचते हैं, हम सोसाइटी का नहीं सोचते, और उस वजह से भी क्या हो सकता है, पॉवर्टी एक और रीज़न है. तो 4 रीजन देखे हमने. सबसे पहले या तो हम अर्न नहीं कर रहे होते या बहुत कम अर्न कर रहे होते, पॉवर्टी हो सकती है. सेकेंड इज कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, तो अगेन ये रीज़न है. थर्ड इज कि कुछ इनहेरिटेंस में मिला नहीं होगा, ठीक है, जो पेरेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी होगी. फोर्थ इज गवर्नमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं है. सो दिस वाज द होल पॉवर्टी वाला पार्ट. नाउ वी हैव, यहाँ पे यू नीड टू डू वन करेक्शन. डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज 5th पॉइंट, देन बुक में इट इज 7, यू हैव टू करेक्ट इट. ये 6 पॉइंट होगा, ठीक है. Okay, now, so moving on the next point, dependence on agriculture. इंडिया में वी हैव सीन बिफोर ऑल्सो कि यहाँ पे फॉर एग्रीकल्चर पर्पज काफ़ी लोग आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है. मतलब अराउंड 70% लोग तो पहले के टाइम पे डिपेंडेंट थे ऑन एग्रीकल्चर उनके रोज अर्निंग के लिए फॉर देयर इनकम. नाउ इट हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट, बट स्टिल अभी भी ऐसा है कि काफ़ी लोग खेती बाड़ी में है टू अर्न देयर लिविंग. In an economy, people pursue various activities to earn their livelihood, such as agriculture, industry, and service. Indian economy has been traditionally based on agriculture. ठीक है, यहाँ पे इंडिया का सेंस एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा रह चुका है और इसलिए लोग काफ़ी डिपेंडेंट है. In 1951, at the beginning of first plan, more than 70% of population were engaged in agriculture and related activities. Even if this has come down, अभी भी 60% लोग हैं जो 21st century तक भी 60% people were dependent on agriculture. So दिस इज़ अ ह्यूज नंबर. ये भी एक रीज़न है वाई अगर हम देखें कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका एक फीचर है, नॉट रीज़न. वन ऑफ द फीचर्स ये भी है कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. इफ़ यू रिमेंबर हम क्या पढ़ रहे हैं, वी स्टार्टेड विथ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. लेट मी शो. ओके, सो या चेंजेस इन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. उसमें हमने देख लिया पर कैपिटा इनकम क्या है, लो होता रहता है, ठीक है, सॉरी लो रहता है. सेकेंड इज स्लो ग्रोथ हो रहा है पर कैपिटा इनकम का. देन वी रेड हेवी पॉपुलेशन प्रेशर. देन वी रेड एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी. नाउ व्हाट आर वी डूइंग इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है. तो ये हम फीचर्स देख रहे हैं कि इंडिया के क्या क्या फीचर्स है अभी आफ्टर ब्रिटिश ने रूल किया एंड इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद. लास्ट पॉइंट इज 6, प्लीज करेक्ट इट. Planning for development. A major feature of Indian economy after independence has been its consistent effort to achieve development through the process of economic planning. This is a very positive phenomena going on for the past 60 years. क्या कि हम 5-year प्लान बनाती है गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट मेक्स प्लान, जैसे हम पढ़ाई करने से पहले प्लान बनाते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है. व्हेन यू गेट टू सिट, अगर आपको पढ़ना है बैठ के, तो आप प्लान बनाते हो कि आज मुझे 5 चैप्टर्स करने हैं, ज़्यादा हो गया, और मे बी 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर मुझे लर्न करना है, वीडियो देखना है, रीड करना है, एनीथिंग यू प्लान, ओके. वैसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है, 5-year प्लान बनाती है. इंडिया ऐसे बिग कंट्री, ओके, अगर वो एक एक दिन का ऐसे प्लान बनाने बैठे तो पॉसिबल ही नहीं है. सो इनको क्या बनाना पड़ता है, 1 साल का भी नहीं, 5-5 साल का प्लान बनाती है कि अगले 5 years हम क्या करने वाले हैं, और इस हिसाब से फिर एग्जीक्यूशन किया जाता है. सो फर्स्ट प्लान कब आया था, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस के बाद 1951 to 56 का, फिर 56 to 61 का. बीच में थोड़ा एनुअल प्लान भी बनाना पड़ा 1-1 साल का, जब 5-year प्लान नहीं मीट हो पा रहा था तो उनको मे बी ओवरबर्डन लगा होगा, तो 1-year प्लान बने थे. देन अगेन दे स्विच टू 5-year प्लान, देन अगेन एनुअल प्लान, और ऐसे करते करते प्लान्स बनते गए. What do you mean by planning? Planning क्या होता है? We all know. Planning means to make preparation to do something in future. It could be solving a problem to achieve some target you have fixed. You can take your own example. Suppose you have to appear for your 10th class examinations next year. Say you have 10 months time from today. How will you go about it? Obviously, you will prepare in a systematic manner to achieve your target. That is, passing the exams and also with good score. In order to realize this, your preparation will include the following: arranging money to purchase books, allocating time in every day for study and other works, allocating time for subjects economics, maths, biology, Hindi, English, evaluating your preparation after say each month or 2 or 3 months. फिर आप देखते हो
कि आपने कितना पढ़ा है, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, आपने कितना अच्छे से प्लान बनाया है, ठीक है। यू इवेल्युएट योर प्लान कि आपका प्लान कितना काम किया, क्या आपको कुछ चेंजेस करने। सो वैसे ही गवर्नमेंट मेक्स प्लान। Similarly, Government of India has been planning to solve the economic as well as various other problems. Planning is necessary because the problems are not easy to solve in a day or two. जैसा मैंने बोला, इंडिया की प्रॉब्लम्स जो है वो इतनी ईजी नहीं है कि एक दिन का प्लान बनाया और सॉल्व हो गई, ठीक है। सो टेक फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन ग्रेन। इट रिक्वायर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर, रॉ मटेरियल, मशीनरी। अगर हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, हमें ज़्यादा फूड ग्रेन ग्रो करना है, तो उसके लिए हमें लोग चाहिए रहेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, मशीन्स चाहिए रहेगी, मनी चाहिए रहेगा, in which is to be used in proper manner. So there are minimum wastages. Similarly, there are many other problems हमने जो ऊपर देखी, जैसे problem of giving employment हो गया, jobs हो गया, problem of improving standard of living हो गया, providing safe drinking water हो गया to rural population, building road हो गया, ठीक है, या develop करना हो गया. You can count on thousands of such problems. India has adopted 5-year plans so that at the beginning of a particular plan, it declares as to which problem should be taken in the upcoming 5 years, and at the end of the term, use the whole situation and the progress made in that direction. तो गवर्नमेंट क्या करती है, 5 years के ऐसे प्लान बनाती है, ऐसे लिख कर नहीं, ऑफ कोर्स, दिस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके दे मेक द प्लान्स। सो 1 year का कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे एड्रेस करना है, सेकेंड ईयर का अगेन क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे एड्रेस करना है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। 5 year के प्लान्स बनाती है। इन द टेबल अबव द टाइम पीरियड ऑफ 5 year प्लान्स आर गिवन, ठीक है, और उसमें क्या चेंजेस है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं, फिर बाद में वो उसको रिव्यू करती है। वी हैव कंप्लीटेड 10 5 year प्लान। अभी तक हमने 10 5 year प्लान बना लिया, और अब तो और भी ज़्यादा से 5 7 हो गए होंगे अब तक, ठीक है। 11th plan will be over in 2012. You can see that during period 1966 to 69 there was no 5 year plan. जैसे मैंने बोला कि annual plan थे. This was because of lack of monetary and other resources to run a 5 year plan. उनके पास इतने पैसे नहीं थे और रिसोर्सेज नहीं थे कि 5 year plan बनाया, एग्जीक्यूट करे। Therefore एक एक साल का उन्होंने प्लान बनाया। Why did this happen? उसका रीज़न क्या था? It happened because India fought war against China in 1962 and again in Pakistan in 1965. 2 बार वॉर हुए चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, जिस वजह से रिसोर्सेज है जो हमारे वेस्ट हो गए, ठीक है, फाइट करने में यूज़ हो गए, एंड देयरफॉर हमें सिर्फ एक एक साल का प्लान बनाना पड़ा। इंडिया ऑल्सो फेस ड्राउट सिचुएशन विच डिक्रीज आर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एक बार ड्राउट हुआ था, ठीक है, ड्राउट मतलब क्या होता है, ड्राउट इज व्हेन देयर इज नो रेनफॉल, ठीक है, तो उससे भी क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन नहीं हुआ था उस ईयर में, और पहले का जो स्टोर किया हुआ था वो यूज़ करना पड़ा। So it was difficult to go for a 5 year plan and India had to manage with annual plans. When the situation got better, again हमने क्या start कर दिया, 5 year plans. In 1979, there was a change of government in the center. So the 6th plan was started in 1980 and अलग अलग year का दिया हुआ है। Okay, so अगर आपको maximum इसमें कुछ याद रखने जैसा है तो annual plans का आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी I don't think इतना इसमें डीप में क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज इसमें और भी चीज़ें हैं पूछने के लिए अच्छी अच्छी, सो इसमें से आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर कि इतने में एनुअल प्लान्स कब कब बने थे, एंड दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि बाकी टाइम तो सब 5 year प्लान्स ही बने। या रीज़न आ सकता है कि अगर एनुअल प्लान था तो क्यों हुआ था। एक बार हमारा वॉर हुआ था इंडिया का चाइना के साथ, और एक बार वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, और एक बार हमारे कंट्री में ड्राउट हो गया था, ठीक है। सो दिस कैन बी आस्क्ड। In each and every plan, the government allocate resources to various areas such as agriculture, industry, education, health, transport and communication, community development and other social sector. The aim is to use the given resources earmarked for the said area for its development as per the target fixed by the government. For example, the resources for agriculture can be used for improving productivity of land. तो गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत अच्छे से यूज़ करना होता है, सो दैट दे कैन एलोकेट अच्छे से। सो जो एग्रीकल्चर से पैसे आ रहे होते हैं वो अगर वो उसी में यूज़ करे तो अच्छे से वो उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। अगेन रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ करना होता है। जो भी खर्चा करना होता है ऑन प्लान्स, मतलब प्लान बनाने के लिए, प्लान इनफैक्ट बनाने के लिए नहीं, एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर लगता है। प्लान में क्या आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोग को प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट,
अच्छी स्कूल्स बना सकती है, ठीक है, स्कॉलरशिप्स दे सकती है जो अच्छे बच्चे हैं उनको, ठीक है, या एनीथिंग बुक्स पे एक्सपेंडिचर कर सकती है, अच्छी फैसिलिटीज़ में कर सकती है। एंड अगर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है तो किसके लिए यूज़ कर सकती है? सपोज उनका प्लान है कि एग्रीकल्चर को इस बार इम्प्रूव करना है, तो किसके लिए कर सकती है खर्चा? लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, ठीक है, बारिश नहीं है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो। इरिगेशन फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि वाटर सप्लाई करना इन अ एडवांस मैनर, ठीक है, पूरा हमें रेनफॉल पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। देन अगेन वी कैन एक्सप्रेस द रिसोर्स इन रिपीट टर्म। इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या हुआ था, कितना खर्चा हुआ था? 2070 करोड़ का। तो ये एक्सपेंडिचर हुआ था अलग अलग सेक्टर्स में। सेक्टर्स में कुछ भी आ सकता है, एग्रीकल्चर आ सकता है, इंडस्ट्रीज आ सकती है, ब्रिजेस बना लिए गवर्नमेंट ने, रोड्स बना दी, ठीक है, उनको ठीक कर दिया रोड्स को। तो ये सारे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं प्लान्स में। In the 11th year 5-year plan, which is going to be completed in year 2012, a total sum of 36,44,718 crore has been proposed. तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, पहले 1070 करोड़ लग रहे थे सिर्फ, और अब 36 लाख हो रहे हैं। तो ये कितना ज़्यादा अमाउंट का डिफरेंस आ गया, और क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? फर्स्ट रीज़न इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उस वजह से खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेकेंड इज इंक्रीज इन वांट्स। अगर लोग बढ़ेंगे तो उनकी वांट्स इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन वांट्स। एंड थर्ड इज इंक्रीज इन प्राइसेस इन द मार्केट। ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। रीजंस फॉर आई गेस पॉवर्टी, नो, रीजंस फॉर, लेट मी सी, किसमें देखा था हमने? पर कैपिटा इनकम समथिंग, राइट। स्लो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो वांट्स इंक्रीज होती है एंड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। तो वैसे ही जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वांट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड जो मार्केट में प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगेन दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन स्मॉल क्वेश्चन टाइप. So this was it for chapter number 19. It was a huge chapter, no doubt, but I hope you understood it. And if you did, you know what to do. You can ask a comment, you can ask your doubts, of course, in the comments, and I will be answering them. And of course, I've asked you to do something. इसमें एक homework दिया है मैंने आपको, जो आपको comment करके बताना है. Let me tell you again. I asked you to write per capita income of 2021 and 22. ओके 2021 का मतलब आपको पर कैपिटा इनकम देखना है, इजी है, नेट पे यू विल गेट इट, एंड यू हैव टू कमेंट डाउन। देन हम देखेंगे कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया अभी। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द चैप्टर। यू कैन रीड व्हाट यू हैव लर्नड वंस, एक बार रिविजन हो जाएगा, एंड यू कैन हाईलाइट द पार्ट। आई विल बी गिविंग इट ऑन द टेलीग्राम, सो जॉइन इट इफ यू हैवंट, and you can get their terminal exercise answers and highlighted part of this chapter.